हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये एंड बहुत अच्छे से देखेंगे इस बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया है दैट की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। फिर भी अगर कभी कंपैरिजन आया जाए दो तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये आप बता सकते हो कुछ फैक्टर्स को देख के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या चेक करोगे। पता है ना भाई, अभी देखो चैप्टर होने को आगे है, लास्ट टॉपिक्स पे चल रहे हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है। अब ये दोनों जुड़े होते हैं मेन, तो इन्हीं को तोड़ा नहीं जा सकता। अब बात यह कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए बात करें तो सबसे पहली बात है चार्ज। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, ठीक है। आपको एक ही सेंट्रल मेटल एटम दे रखी है, उसके दो तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको ये बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो याद रखिएगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना किसी कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, जैसे कि एक जगह पे Mn का चार्ज है +2, दूसरी जगह पे Mn का चार्ज है +3। तो यहां पे अगर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर रहेगा Mn3+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, देखो सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहता है, इसे बहुत जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा लेना चाहेगा तो जोड़ के भी रखेगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसको ज्यादा जरूरत है, तो इसके कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात है साइज। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दो तीन सेंट्रल मेटल एटम है जिनका चार्ज सेम है, लाइक मैं बात करता हूं Mn हो गया 2+ चार्ज है, Fe हो गया, CO2 पॉजिटिव हो गया, इन सबका चार्ज तो +2 है। तो हमें पहला पॉइंट यह था कि जिसका चार्ज ज्यादा हो, अब चार्ज तो सबका सेम हो गया, तो फिर इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। याद रखिए, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी चार्ज गलत लिख दिया मैंने, साइज। साइज बोले तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? देखो, जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस उसका उतना बाहर होगा, उतनी जल्दी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बात रहती है, क्लियर है। अगली बात करें तो चार्ज और साइज के बाद जो नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना एक रूल आया हुआ है, EAN रूल। ये मैंने करवाया हुआ है आपको, लास्ट ईयर कराया था। इसमें ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस किया इसको। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, वो आप लोग देख लेना। EAN क्या बताता है कि आपके पास दो तीन सेंट्रल मेटल एटम है, तो दो तीन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बता चुका हूं, जो इन सब में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो हम सबसे ज्यादा डिस्कस भी करते हैं, वो है चिलेट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है भाई? चिलेट इफेक्ट।
जो चिलेशन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और कौन सी चिलेशन? चिलेशन समझते हो ना, कि जब एक बाइडेंटेंट या ट्राइडेंटेंट टेट्राडेंटेंट लिगेंड जब जुड़ते हैं तो वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि NiEN2 है, फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। NiEN2 यहां पे बना देते हैं Ni। En क्या होता है? CH2 NH2 है ना, ऐसे ये होता है CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही हम कर सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। अब आप देखिए कि यहां पे रिंग है, ये क्या है? रिंग है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। इस रिंग का मतलब क्या है? ये रिंग इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। 5 and 6 मेंबर्ड जो रिंग रहती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहती हैं, सबसे ज्यादा। तो यहां पे फोकस कीजिए तो कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे 2-3 कॉम्प्लेक्स देके इस साल भी बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस साल एमसीक्यू जाने के चांसेस है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर लाई करता है कि हाँ भैया आप चेक करके बता सकते हो, तो वो है चिलेशन। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कोई बाइडेंटेंट लिगेंड है तो वहां पे वो चिलेशन शो करेगा, वहां पे वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा एंड इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई इन केस ऑफ ओहो, तो ये गलत उठा लिया मैंने, हाँ, इन केस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरह से हम कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं, किसके? लिगेंड्स के भी चेक कर सकते हैं। किसके चेक किए जा सकते हैं? लिगेंड्स के। लिगेंड्स का क्या रोल रहता है भाई? लिगेंड्स के भी 3 रूल हैं। कौन कौन से? या 4 कह लीजिए। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि किसे जल्दी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, किसे जल्दी है इलेक्ट्रॉन्स देने की। जिसका जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो क्या लिखोगे? ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, more stable will be complex, more stable will be complex। याद है मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया था, बीडी। बीडी बीडी मतलब बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो लिगेंड जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अगर आपको बेसिक कैरेक्टर बता दिया जाए 4-5 लिगेंड्स का, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो लिगेंड्स उतने ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल भी होता है। याद रखिए। अगली बात है चार्ज। चार्ज, चार्ज ऑन लिगेंड। अगर चार्ज ऑन लिगेंड की बात करें, इन केस ऑफ अनायनिक लिगेंड, कोई कैटायनिक लिगेंड तो हम डिस्कस नहीं करते, न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होता। अनायनिक लिगेंड के केस में ग्रेटर द चार्ज more stable will be complex, more stable will be complex। याद रखिएगा ये बात। अगर आपके पास 2 लिगेंड है, लाइक आपके पास एक है F नेगेटिव, एक है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और मैं आपसे पूछूं इनमें से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, तो बेशक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का बोझ बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज साइज। वही बात है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वही फैक्टर है, बिल्कुल वही बात है जो सेंट्रल मेटल एटम के लिए। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या मतलब है इस बात का? जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतने भारी हैं, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देना भी चाहेगा। क्लियर है? और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड।
नेचर ऑफ लिगेंड में अगर मैं बात करता हूं तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखिए हमेशा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स। तो देखिए हमने किस किस के लिए बात की है, हमने बात की है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, हमने बात की है लिगेंड के लिए। फैक्टर्स बता देता हूं मैं कौन कौन से। बात करें दोनों के चार्ज की, चार्ज जितना ज्यादा होगा दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर बात करी हमने साइज की, साइज जितना कम होगा दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर हमने बात की है भैया बेसिक कैरेक्टर की। अब बेसिक कैरेक्टर रोल प्ले करता है लिगेंड्स में, जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़िया लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद हमने की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि निकलती है EAN से, ठीक है। जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जितना पास होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे कोई रोल नहीं है इसका। अगले केस में हमने बात की थी भैया, किसकी की थी, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका चिलेशन की। चिलेशन में तो देखो दोनों का ही रोल रहता है, मेन तो इसका रहता है। जब चिलेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर होती है बात। तो भैया ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप आसानी से सोल्व। बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की, क्या रिलेशन है उनका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो मैं आपको बताता चलूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KS से। ये होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एंड KI बोले तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जनरली हम लोग B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B बोले तो बीटा यहां से, ठीक है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम से क्लियर हो रहा है, जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी मींस उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी कम है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही होते हैं, बट अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सको देन भी आप कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये है Cu2 पॉजिटिव 4NH3। आपने यहां पे इसका कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कुछ इस तरह से बन गया CuNH3 4 और इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लिखिए, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, CuNH3 4 2 पॉजिटिव टू द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव एंड यहां पर NH3 4, ठीक है। जितने अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और उतनी ही ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा। क्लियर। अब किसी भी रिएक्शन के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। आप स्टेप वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक डाटा है हमारे पास, ये डाटा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसकी अगर मैं KS की वैल्यू लिखूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू लिखूं, तो वो होती है 4.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर हम दूसरी मेटल रखें, दूसरी मेटल नहीं रखें, दूसरा लिगेंड रख लेते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस 4 Cn नेगेटिव, एंड यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ इस तरह से बना के दिखाएंगे हम, CuCN4 और उस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, या गलत लिख रहा हूं मैं, 4 Cn नेगेटिव है ना, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, एक्सप्रेशन देना चाहता हूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, तो वो कैसे दिया जाएगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? Cu CN4 टू नेगेटिव टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो इक्विलिब्रियम में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग, और नहीं पढ़ के आए मैंने इसमें भी कराया ये केमिकल काइनेटिक्स में भी, Cn नेगेटिव की पावर 4। एंड जब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम नहीं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो आई है 2.0 इंटू 10 की पावर 27। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ लिगेंड्स का है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूं कि स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंड ये आपको इस डाटा से भी क्लियर हो गया होगा, इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा ही है। इट मींस ये ज्यादा स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? इस लिगेंड की वजह से। ये लिगेंड बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, बहुत अच्छे से जुड़ता है, उसको बिल्कुल भी टूटने ही नहीं देता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो भैया ऐसा है कि आप लोग स्टेप वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी के भी लिए। मैं आपको समझाता हूं। कुछ ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे आपके पास एक मेटल है, उसमें आप जोड़ना चाहते हो लिगेंड, तो वो क्या बन जाएगा? ML। ठीक है, तो अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें कैसे करेंगे? अच्छा, इनको ऐसे दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग भी? ML की कंसंट्रेशन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन चुका उनकी, टू द M एंड L। अगर हम दूसरे स्टेप में चले, फोकस कीजिएगा, ML ये बन चुका है, इसमें हम एक और लिगेंड जोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये अभी ये M ये L 2 हो चुके हैं। तो यहां से K2 क्या आएगा? K2 क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा भाई? ML2 बाय यहां पर ML सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, और यहां पे एक और लिगेंड। इसी तरह से एक बार और हम इसको आगे लेके चलते हैं, और इसमें एक और लिगेंड जोड़ते हैं। तो 2 ऑलरेडी थे, एक और जुड़ गया, ये क्या बन गया? ML3। ठीक है, 2 थे, एक और लिगेंड जुड़ा है, तो कैसे निकालते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को? यहां से K3 क्या आएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ इस तरह से लिख देंगे, ML3 टू द ML2 बाय L। अब यहां से ML3 कब तक करेंगे सर? बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करते। जोड़ दो इसको, ये क्या हो जाएगा? ML4। यहां से अगर मैं बोल लू स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा? ML4 टू द ये ML3 बाय L। तो आप इन चारों स्टेप की इकट्ठा कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो कैसे लिख सकते हैं? मैंने बोला ना, B से ही लिख सकते हैं। B4 दिखाते हैं यहाँ पे 4 स्टेप में हुई है, तो आप कैसे करोगे? K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अगर ये ऐसे ही बहुत सारे स्टेप में चलती तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, BN स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर nth स्टेप। तो क्या होता वो? K1 फॉर फर्स्ट स्टेप, फॉर सेकंड स्टेप, अप टू nth स्टेप। इस तरह से बात समझ आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर आप पूरे की अगर निकालना चाहते हो तो क्या करो? उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर आप लॉग ऑफ बीटा कैलकुलेट करना चाहते हो, लॉग ऑफ बीटा, देन क्या होगा? लॉग ऑफ K1 इंटू लॉग ऑफ
K2 इंटू log ऑफ K3 इंटू log ऑफ K4। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये इंटू के साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटू में तो वो है जब आप log लगाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? प्लस में, ठीक है। इस तरह से आप लोग log ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हो। ये भी क्या बताता है? हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है। अगर आपको कभी कोई स्टेटमेंट दे रखी हो, आई होप कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अभी के लिए, या नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको कि m प्लस 4l है, इसने बनाया क्या? m l4। इसके लिए आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। कैसे लिखोगे बताना जरा, कैसे लिखने वाले हो? m l4 टू द m l की पावर 4। बस इस तरह से, क्या मुश्किल है इसमें? इतने सारे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी कोई एक्सप्रेशन निकालना हो। अगर कभी आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट से इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना हो तो Ks क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K I के, या कह लो KI इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ks। इस तरह से आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस यही है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको CuNH3 के लिए यही कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, चलिए, तो यही था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। अगर आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना हो, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे आज के बाद, बस यही होता है, इससे ज्यादा मुश्किल आते नहीं। और दूसरा, किस किस फैक्टर पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है। चलिए।